हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके फैमिली वाले भी ठीक होंगे। और आई थिंक दिल्ली में ज़्यादा गर्मी है। वैसे यहाँ पे तो नेपाल में तो कल रात से ही बारिश हो रही है, तो यहाँ पे तो काफ़ी ठंडा मौसम है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और कोई स्ट्रेस नहीं लेना कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रही है तो आप वहाँ से करें। कोई भी आपको कमी है फिर कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग तो यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स हैं जो आप विज़िट कर सकते हो और वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। गूगल भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पढ़ने की वजह बहुत है। ठीक है, बस एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कि मतलब ऐसे नहीं हो रहा है वैसे नहीं हो रहा, तो आप लोग उससे दूर रहें, एक्सक्यूज़ से ज़्यादा बचें आप लोग। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था हम उस पर आते हैं फ्रेंड्स। मैंने कार्ल मार्क्स से स्टार्ट किया था, तो कार्ल मार्क्स के आई थिंक सारे मैंने व्यू करवा दिए हैं और आज लास्ट टॉपिक है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, जिसमें हम उसका जो सामाजिक पक्ष वर्ग संघर्ष है उसको पढ़ेंगे। इसके पहले के इसके सारे जितने भी विचार कार्ल मार्क्स ने दिए हैं वो मैंने सब यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है वीडियो। ठीक है, और ये नोट्स मेरे हैंड रिटन है तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज है, समझने में बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फ्रेंड्स जो वर्ग संघर्ष के जो विचार है जो कार्ल मार्क्स ने दिया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो विचार है वो आया कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया था कि अभी तक का जो इतिहास रहा है ना वो किसका इतिहास रहा है, वर्ग संघर्ष का। मतलब कार्ल मार्क्स के कहने का मतलब ये था, कार्ल मार्क्स का कहना ये था कि अब तक के जो भी हमारे इतिहास में जितने भी संघर्ष हुए हैं उसका वजह क्या है, सिर्फ वर्ग संघर्ष को उन्होंने कारण माना है कि इतिहास में जितने भी कोई भी क्रांति है, कुछ भी हुआ है, उसका सिर्फ एक रीज़न इन्होंने बताया और वो क्या है, सिर्फ वर्ग संघर्ष है। ठीक है, मतलब आप सीधा से मान लो कि जितने भी इतिहास में क्रांति हुई है उसका सिर्फ एक कारण इन्होंने क्या बताया, वर्ग संघर्ष। ठीक है, इसी आधार पे इनकी लास्ट में इस विचार की आलोचना भी हुई है, लेकिन मैं आलोचना नहीं करा रही हूँ, आप लोग आलोचना खुद पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, अगर ना हो तो कमेंट दीजिए, मैं बताऊँगी आलोचना इसकी। ठीक है, इन्होंने मार्क्स ने क्या बताया कि वर्ग संघर्ष में जो सिद्धांत हैं वो समाज में किस आधार पर विभाजित है, एक तो उत्पादन पे और वितरण पे। ठीक है फ्रेंड्स, जो इनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, एक तो उत्पादन पे है। ठीक है, उत्पादन पे है और दूसरा क्या है, इसके वितरण पे है। ठीक है, उत्पादन के साधन पर है। तो इन्होंने बताया कि जो वितरण और उत्पादन के आधार पे है, पहले वर्ग में कौन आता है, पहला वर्ग देखो इसका है जिसके पास साधन है। ठीक है, जो साधनों का स्वामित्व है, सीधे सी बात अगर कर दो तो इसको हम क्या कहेंगे, बुर्जुआ वर्ग। इसके पास क्या है, उत्पादन भी है और उत्पादन के साधन दोनों का स्वामित्व इसके पास है। जबकि दूसरा वर्ग कौन है, जो केवल शारीरिक श्रम पर निर्भर है। ठीक है, और श्रम करता है और पूंजीपतियों द्वारा शोषित हो रहा है, दूसरा वर्ग हमारा ये है। ठीक है, आगे देखो, अगर हम वर्ग का अगर मतलब अर्थ हम जाने कि वर्ग क्या होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए वर्ग का मतलब क्या होता है। जो डेफिनेशन मैंने दी है आप इसे छोड़ के बाकी कोई भी मतलब आप जो पढ़ रखा है आपने जो भी वर्ग की डेफिनेशन वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके अनुसार वर्ग क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग बताया, मैं सिर्फ आपके अनुसार पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या वर्ग का मतलब समझा है। ठीक है, यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया में संबंधित हो और जिसकी साधारण हित एक हो। ठीक है, वर्ग का मतलब है एक समूह। ठीक है, और उस समूह का जो हित होता है वो सिर्फ एक होता है, ये नहीं कि किसी के उनमें से सभी के हित अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। हित तो वाकई सबके ही अलग होते हैं, बट अगर मैं सिर्फ एक वर्ग की बात कर रही हूँ, समूह की बात कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, उनके हित एक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो बुर्जुआ वर्ग है और सर्वहारा वर्ग, इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके वैचारिक आधार हैं वो अलग हैं। ठीक है, दूसरा उत्पादन के साथ वितरण को लेकर संघर्ष हो रहा है। ठीक है,
फ्रेंड्स, आपने जो जितने भी कार्ल मार्क्स के व्यू मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उन सब के आप देखोगे कि सबके पीछे कहीं ना कहीं इकोनॉमी आ रही है, ठीक है। तो इनका जो पूरा विचार है ना, वो सिर्फ इकोनॉमी पे डिपेंड है, ठीक है, सिर्फ इकोनॉमी की बात करता है और किसी की नहीं। आप देखोगे इनकी जो आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत है, भौतिकवाद की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, ये सारी चीज़ें जितने भी है ये सिर्फ आर्थिक आधार पे बेस्ड हैं। वो अलग बात है कि थोड़ी थोड़ी बातें इसमें डिफरेंट कर दी गई हैं, ठीक है। आगे देखो, अगर हम जो वर्ग संघर्ष का जो विचार है उसके अगर कुछ बिंदु की बात करते हैं, उसमें देख लो कैसे, जैसे कि उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि और पूंजी पर जिसका अधिकार होता है उसे हम या तो ज़मींदार बोलते हैं, फिर पूंजीपति वर्ग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कौन है, जो इन पर आश्रित है और परिश्रम करता है, ठीक है। पहला वर्ग क्या है, जो भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है, जिसे हम पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ग क्या है, जो इन पर आश्रित होकर के घोर परिश्रम करता है, फिर भी अपनी आजीविका का पालन पूरी तरह से नहीं कर पाता और अपने आवश्यकताओं को पूरी तरह से नहीं देख सकता, ठीक है। पहला वर्ग क्या है, जो शोषण से लाभ उठाता है। दूसरा वर्ग क्या है, जो सिर्फ शोषण करता है, जो मेहनत करता है। श्रमजीवी वर्ग का क्या है, शोषण करता है, ठीक है। अगला देखो, दूसरा वर्ग कौन सा है, जो पर्याप्त श्रम करता तो है लेकिन फिर भी उसकी जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती। अब वो पूरी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जो पूंजीपति है उसका काम क्या है, लाभ उठाना, ठीक है। अगर जो दूसरा वर्ग सर्वहारा वर्ग है वो कितना भी काम कर रहा है लेकिन उसकी काम के अनुसार उसको पैसे नहीं दिए जाते, उसका वेतन नहीं दिया जाता, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करेगा, नहीं कर पाएगा ना। अगर आप ही को देख लो, आपको अगर मैं कोई काम दे रही हूँ, आप दिन भर कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपको दिन भर की मजदूरी ना दूँ, थोड़े से ही पैसे दूँ, तो क्या आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो दूसरा वर्ग है सर्वहारा वर्ग, वो अपनी जीवन की आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रहा है क्योंकि उसके काम के अनुसार उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, और उसके पास काम का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो शोषित भी हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर दीजिए, ठीक है। आगे देखो, जो आर्थिक आधार पर विभाजन किया है वो कैसे किया है, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग पे, ठीक है। ये दोनों वर्गों में विरोधाभास है। विरोधाभास के दो कारण मैंने बताया आपको, एक वैचारिक विचारधारा के आधार पर इनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दूसरा उत्पादन के साधनों को लेकर के इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इनके हित अलग अलग हैं, लेकिन अगर विरोधाभासी इसीलिए हो जाता है क्योंकि बुर्जुआ वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जा रहा है। शोषण किस आधार पर किया जा रहा है, आप देख सकते हो, इनके कार्य करने की क्षमता के अनुसार इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। मार्क्स ने क्या कहा, पूंजीवाद के पश्चात साम्यवाद आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका मूल कारण क्या है, भौतिक मतलब आप समझ रहे हो ना, लग्जरी चीज़ें, इन सब चीज़ों के पीछे सभी जाते हैं, ठीक है। तो एक दिन कार्ल मार्क्स ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब पूंजीवाद का विनाश होगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। यहाँ भी इसके आलोचना का कारण बनता है कि पहली बात ये, साम्यवाद का विकास नहीं हो पाता, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो, इन्होंने बताया जब पूंजीवाद का समाप्त होगा और साम्यवाद स्थापित होगा तो क्या होगा साम्यवाद में बिंदु। तो देखो यहाँ ये है, इतिहास का अंतिम चरण होगा कौन, पूंजीवाद इतिहास का अंतिम चरण होगा, मतलब साम्यवाद। तुम्हारा साम्यवाद जो है, मार्क्स ने कहा ये पूंजीवाद ये इतिहास का अंतिम चरण है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, साम्यवाद में निजी संपत्ति का अभाव होगा, ठीक है। अगला बताया इन्होंने वर्ग विहीन समाज होगा। वर्ग विहीन समाज का मतलब यहाँ पे मैंने इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इसीलिए कहा है क्योंकि उनके द्वारा ये कहना, वर्ग मतलब क्या हो रहा है, वर्ग अलग अलग डिवाइड हो जा रहे हैं, जिसमें कुछ अमीर कुछ गरीब बन जा रहे हैं, जो अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण हो रहा है, ठीक है। ना ही कोई राज्य होगा। अगला इन्होंने बताया सरकार भी नहीं होगी, और यहाँ ये भी बताया कि धर्म और विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। साम्यवाद के समाज में ना ही निजी संपत्ति होगी, ना ही वर्ग विहीन समाज होगा, ना ही राज्य होगा, ना ही सरकार, और ना ही धर्म के लिए कोई स्थान होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये साम्यवादी अवस्था है, ठीक है, कि साम्यवाद में ऐसी ऐसी बातें डेवलप होंगी। आगे चलते हैं, अगर नोट के आधार पर एक बात कहूँ तो देखो आप लोग, वर्ग संघर्ष की इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद, इसमें कार्ल मार्क्स ने एक संभावना जताई कि क्या जताया कि जो पूंजीवाद है उसके विनाश का बीज जो है ना उसी के अंतर्गत निहित है। इसका मतलब क्या है, जब पूंजीवाद का विनाश होगा तो उसका कारण कौन बनेगा, खुद पूंजीवाद होगा, ठीक है। ऐसा किसने संभावना व्यक्त किया, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है फ्रेंड्स। एक बात और, जो आप आंसर राइटिंग करते हो ना,
तो उसमें कुछ हाईलाइट्स या बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग नोट के तौर पे डाल सकते हो। इनमें अलग ही मतलब एग्ज़ामिनर की जो होते हैं उनकी नज़र इस पे अलग जाता है, ठीक है। इसके अलग मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो अगर कोई बुलेट पॉइंट और हाईलाइट्स चीज़ें हैं जो आप आंसर में नहीं दिखा पा रहे हो या फिर नहीं लिख पाए, मतलब दिमाग से उतर गया, सडनली आपको याद आया, तो आप उसको ऐसे नोट के थ्रू उसमें नोट आउट कर सकते हो। और ये बहुत इम्प्रेसिव होता है और एग्ज़ामिनर को भी अच्छा लगता है कि आपने किसी बुलेट पॉइंट को हाईलाइट किया है और उसे नोट के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। आगे देखो, लास्ट हमारा जो ये टॉपिक है, ये हमारा क्या है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद या फिर अधिनायकत्व कह सकते हो था कि आप लोग, ठीक है। ये मार्क्स की जो रचना थी द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875। इसमें मार्क्स को लोगों ने क्या बताया है, अराजकतावाद और संशोधनवाद से बिल्कुल अलग बताया, ठीक है। और ये पहली बार हुआ था जहाँ बहुमत का अधिनायकवाद अल्पमत में हो गया था, ठीक है। और इस अवस्था को क्या कहा, संक्रमणकालीन, ठीक है। और इसे ही समाजवादी अवस्था की संज्ञा दी गई थी। अब समाजवादी अवस्था में क्या होगा, देखो, समाजवादी अवस्था का उद्देश्य था व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपने कार्य के अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे, ठीक है। मतलब जो जितना काम करेगा उसके अनुसार उसको वेतन प्राप्त होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्ल मार्क्स ने जो भी अपनी बातें कही है वो तो काफ़ी मतलब ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य को देखा है, बाकियों को नहीं देखा है। तो इस वजह से ये मतलब जो इनके विचार हैं ये आलोचना के मतलब आलोचनावादी बन जाते हैं, ठीक है, जिससे इनकी आलोचना की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज हमारे कार्ल मार्क्स ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। अगला कोई देखूँगी मैं कौन से थिंकर को स्टार्ट करना है तो मैं उससे डालूँगी, या फिर अगर कोई टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड वीडियो डाल दूँगी मैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई इशू है तो आप मुझे बताएं, इवन अगर मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट करना है वो भी बताएं कमेंट में, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी अपने आप में, ठीक है। थैंक यू।